हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है ब्लड के बारे में और प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ आप हमारी बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो, जो कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के नेटवर्क से बना हुआ है। बीच में ये सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और ये इसके जो पीछे शो किए हैं ब्लू ब्लू कलर में, ये लंग हैं जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजनेटेड करते हैं। और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ आप देख सकते हो रेड कलर में आर्टरीज को शो किया है और ब्लू कलर में वेन्स को शो किया है। अब हम बात करेंगे ब्लड फंक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। हमारा ब्लड एक न्यूट्रिशियस फ्लूइड है। इसमें फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन एंड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सभी होते हैं। जो कई विटामिन और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ब्लड गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन लंग के थ्रू मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शंस, ब्लड हमारे शरीर में जो टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं उन्हें बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, जैसे यूरिया किडनी के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड लंग के थ्रू, और कुछ वेस्ट हम पसीने से भी बाहर निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट फंक्शंस, हमारा ब्लड सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं ब्लड में, उनको सभी को ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान बनाए रखने में हमारी मदद करता है। डिफेंसिव फंक्शन, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसीज कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाता है तो ये उससे फाइट करते हैं और इन्फेक्शंस को खत्म करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड कंपोजिशन, मीन्स ब्लड किस किस चीज़ से बना होता है। इसमें सबसे पहले हम ब्लड को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा जो 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे हम पीसीवी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये 45% होता है ब्लड का टोटल। इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, डिफरेंट सेल्स होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्लाज्मा मेनली 90-92% वाटर होता है, और साथ में 6-8% प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। अभी यहाँ हम प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। प्लाज्मा जैसे कि मैंने आपको बताया था 90-92% इसमें वाटर होता है। 6-8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेंस एंड ग्लोबिन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन्स लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। फिब्रिनोजेंस ये भी लगभग लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ग्लोबिन्स ये भी लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म में ये काम करते हैं। अदर प्लाज्मा कंपोजिशंस जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो प्लाज्मा में होते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स है। नाइट्रोजन्स वेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड अदर गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन्स। अब हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होता है हमारे टोटल ब्लड का, जिसमें ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स। अभी ल्यूकोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं हम। दो टाइप के होते हैं ये, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होती। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 प्रकार की हैं आगे, न्यूट्रोफिल्स,
बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। डिफरेंट ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन बॉडी। अब जो अलग अलग प्रकार की WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 प्रकार की ग्रेनुलोसाइट थी, जो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और 2 प्रकार की एग्रेनुलोसाइट थी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। ये न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होती है, और इओसिनोफिल्स 2 to 3% होती हैं। बेसोफिल्स 0.5 to 1.0% होती है, और मोनोसाइट 6 to 8% होती है, और लिम्फोसाइट 20 to 25% होती है। अब अलग अलग जो WBC होती है हमारी, उसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। इनमें अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड 2 to 5 लोब्स होते हैं इसमें, और इओसिनोफिल में बाइलोब्ड, इसके 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस के, और बेसोफिल्स के एस शेप और ट्राइलोब न्यूक्लियस होते हैं। मोनोसाइट्स का बीन शेप न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट्स का राउंड शेप। अभी हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक होती हैं। ये जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये उसे इनगल्फ कर जाती है, मतलब उसे खा जाती हैं और इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करती हैं। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिल के फंक्शन के बारे में। इओसिनोफिल नॉन फैगोसाइटिक है, ये फैगोसाइटोसिस नहीं शो करती, ये एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी है इनकी, और जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसको रोकती हैं बाय एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं ये, जिनके कारण ये इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अब इसमें आता है बेसोफिल्स के फंक्शन। बेसोफिल्स जो हेपेरिन, जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है हमारा, हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन, दीज आर अदर केमिकल्स, ये जो मास्ट सेल रिलीज करते हैं इनको कनेक्टिव टिश्यू में, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आल्सो स्टॉप इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के फंक्शंस के बारे में। मोनोसाइट्स मोटाइल होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं। फैगोसाइटिक होती हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक हैं, यहाँ एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट फैगोसाइटिक हैं। ये भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें इनगल्फ कर जाती हैं, और ये मैक्रोफाजेज में भी चेंज हो जाती हैं समटाइम। और अब लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस 20 to 25% होते हैं। राउंड इनका न्यूक्लियस होता है, और ये भी मोटाइल है, नॉन फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक नहीं है। 2 टाइप की होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जैसे हेल्पर टी सेल्स होती हैं, जो इन्फेक्शन काजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमारी बॉडी में प्रेजेंट करती है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर, please tell me by comment, and please do like and subscribe my channel and share with your friends. अभी हम ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट का न्यूक्लियस, जैसे कि हमें पता है, बीन और किडनी शेप होता है, और उसके बाद लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो मोनोसाइट के न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा होता है, और 20 to 25% लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में होती हैं। न्यूट्रोफिल्स का, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, जिसमें 2 to 5 लोब्स होते हैं। इओसिनोफिल्स का बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ये एक हेडफोन जैसा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसोफिल्स, इसमें एस शेप न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आता है मैक्रोफाज, ये फैगोसाइटिक सेल होती हैं, और उसके बाद आता है एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स, ये स्मॉलेस्ट सेल हैं। प्लेटलेट्स मैक्रोफाज से बनती हैं, मैक्रोफाज के ब्रेकडाउन से बनती हैं। और भी डिफरेंस होते हैं हमारे WBCs में, जैसे इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में एक मेजर डिफरेंस ये होता है, तो इनके जो दोनों ग्रेन्यूल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स के और बेसोफिल्स के, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इओसिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस
के ऊपर नहीं होते और बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस को भी कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये बाइकनकेव शेप होती हैं, 7 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है और लाइफ स्पेन 120 डेज। आफ्टर दे कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पेन दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मैच्योर जो एक आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कैमल की जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। ये एक एक्सेप्शन है। आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने का एक ये भी कारण है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है इन ऑल ओवर बॉडी, और जो आरबीसी का मैक्सिमम इंटरनल स्पेस है वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ही यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स, आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स की हमारी ब्लड में नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm और लाइफ स्पैन होता है इनका 2 to 5 डेज। लाइफ स्पैन वो होता है जब तक ये हमारे ब्लड में वर्क करती हैं प्रॉपर और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। और एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसे हम डेंगू बोलते हैं, डेंगू फीवर, जो एक वायरल फीवर है। इसमें प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं और एडिस मस्कुटो से ये फैलता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। मतलब प्लाज्मा से जब क्लोटिंग प्रोटीन्स और क्लोटिंग फैक्टर्स है वो निकल जाते हैं तो हमारा सीरम बच जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है ब्लड की कि ये जब भी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो यह क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त जम जाता है। इसे हम एक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऊपर वाली ट्यूब है इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है, सेल्स मिक्स हो रखी हैं, अब भी देख सकते हो आप। और जो नीचे वाली ट्यूब है इसमें टिल्ट करने के बाद भी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, हमारी सेल्स हैं, वो एक जगह ही सेटल्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये ब्लड क्लॉट हो चुका है और जो इसके प्रोटीन थे जो क्लॉटिंग में हेल्प करते थे, जो फिब्रिनोजेंस और अलग क्लॉटिंग फैक्टर हैं, वो इसके यूज्ड हो गए हैं क्योंकि उन्होंने क्लॉट बना लिया है। और ये जो बचा हुआ है ये सीरम है। सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ब्लड वेन्स और आर्टरीज में क्यों नहीं क्लॉट होता है। इसका कारण ये है कि एक हेपेरिन नाम का केमिकल्स होता है हमारी बॉडी में जो प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को हमारी ब्लड वेसल्स में। और अब ये EDTA है, ये एक हमारा आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस होता है, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि ये एक चिलेटिंग एजेंट है और ये कैल्शियम को ब्लड से बाइंड कर लेता है अपने साथ में। और कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो हम एक ब्लड क्लॉटिंग की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।